अब बीच में कोई कुछ नहीं बोलेगा, एकदम इत्मीनान से 30 मिनट सुनो मेरी कथा। और कथा इस बात की है कि मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ माइटोसिस। और माइटोसिस में हम पहले पढ़ेंगे आज कैरियोकाइनेसिस, कल साइटोकाइनेसिस। आप जानते हो कैरियोकाइनेसिस जो होती है माइटोसिस की, बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम एंड अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम के बिहाफ पर अलग अलग 4 कैटेगरी में बांटी गई है। और वो प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टीलोफेज है। बच्चों ने बोला सर अपीयरेंस का मतलब तो समझ में आ गया। मैंने कहा ना यार प्रोफेज के समय वो पता है ऐसे दिखेगा क्रोमोसोम। अच्छा बच्चे बोल रहे हैं सर क्रोमोसोम वर्ड तो यूज ही होना चाहिए मेटाफेज में। सही बात है, सही बात। यहाँ प्रोफेज में आपको वर्ड होना चाहिए डबल क्रोमेटिड स्टेज। यहाँ यूज होना चाहिए क्या, क्रोमोजोम, मतलब 2 क्रोमेटिड स्टेज क्रोमोजोम। यहाँ वर्ड होना चाहिए सिंगल क्रोमेटिड स्टेज क्रोमोजोम। यहाँ वर्ड होना चाहिए क्रोमेटिन। लेकिन आम भाषा में हम सभी को क्रोमोजोम ही कहते हैं। तो फिर एम मतलब माइटोसिस में जो मेटाफेज में क्रोमोजोम है, तो सबको जब क्रोमोजोम ही कहते हैं तो इसको अलग से नाम दिया जाए, तो इसको अलग से नाम दिया जाता है माइटोटिक क्रोमोजोम। और माइटोटिक में अंडरस्टूड है माइटोटिक क्रोमोसोम मतलब एम क्रोमोसोम भी कहते हैं, मतलब मेटाफेज के दौरान वाली क्रोमोसोम, रियल क्रोमोसोम वही है। अदरवाइज आपको पता है ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मैं बता रहा हूं ऐसे कि जीवन के दौरान इतना क्रोमोसोम था, तो बताइए एम फेज के दौरान मतलब कि मेटाफेज के दौरान कितना क्रोमोसोम होगा। तो जीवन में तो क्रोमोसोम होता ही नहीं है, फिर क्या तुम लड़ोगे क्वेश्चन वाले से? नहीं। मैंने सिखाया था यार, जब डीएनए कंडेंसेशन पढ़ा रहे थे तभी सिखाए थे। होता क्या है ना, ये आम भाषा में क्रोमोसोम ही बोलते हैं, लेकिन क्लियर कट आपको मैंने सिखा दिया है कहां पर क्या टेक्निकली बोलना चाहिए। क्लियर? अब क्लियर है बात? हाँ, रही बात अपीयरेंस की तो समझ में आ गई कि सर कहीं पे वो धागे जैसा दिखता है, कहीं पे सिंगल क्रोमेटिड, कहीं पे डबल क्रोमेटिड, वो भी आप देखोगे। लेकिन सर बिहेवियर का क्या मतलब? देखो यार बिहेवियर का मतलब है क्रोमोसोम अलग अलग टाइप के मूवमेंट शो करते हैं। कहीं पे वो खुद को पैकेज कर रहे होंगे, पैकेजिंग कर रहे होंगे। कहीं पे वो अपने क्रोमेटिड को तोड़ रहे होंगे। कहीं पे वो तोड़ के अलग अलग पोल पे जा रहे होंगे। कहीं पे वो इक्वेटर की तरफ आ रहे होंगे। कहीं पे वो डीकंडेंस हो रहे होंगे। ये जो क्रोमोसोम की एक्टिविटी है, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं इसको। इसी यही है बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम, बाकी और कुछ नहीं। क्लियर? क्लियर? सभी लोग हाथ खड़ा करेंगे। क्लियर? सर मोर मोर क्लियरली इसको ये बोल सकते हैं ना, द वे दे वर्क। क्या क्या फिर से बोलो। द वे दे वर्क यानी जिस तरीके से वो उस वक्त काम करते हैं, क्रोमोसोम जिस तरीके से उस वक्त काम करते हैं, बिहेवियर को रेफर इस तरीके से कर क्रोमोसोम का सकते काम ये नहीं होता है जो आप समझ रहे हो। क्रोमोसोम का काम होता है करेक्टर को रेगुलेट करना। ये बोलो क्रोमोसोम की अलग अलग मूवमेंट, बस यही यही वर्ड क्लियर है। क्रोमोसोम की अलग अलग मूवमेंट। क्लियर? हाँ, अब बात करते हैं क्या कि जो कैरियोकाइनेसिस है, मैंने आपको बोला प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज और टीलोफेज है। बच्चों मैंने आपको पहले बोला क्लियर कट बाउंड्री नहीं है कि आप बोल दो ये प्रोफेज, ये मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। हमने ये अलग अलग सेल के अलग अलग फीचर्स के बिहाफ पर अलग अलग स्टेजेस बना लिए, ठीक है। और वो भी स्पेसिफिकली अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम एंड द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम। मैं क्या कर रहा हूं, स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं प्रोफेज को भी फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा, मतलब 2 अलग अलग सब स्टेजेस में, और मेटाफेज को भी। तो जो प्रोफेज पहले आएगा मैं उसको बोलूंगा अर्ली प्रोफेज, और प्रोफेज के थोड़ा एंड में जो पार्ट चल रहा होगा उसको मैं बोलूंगा लेट प्रोफेज। ऐसे ही यहाँ पे जो पहले आएगा उसको बोलूंगा मैं अर्ली मेटाफेज, और जो थोड़ा लेट में आएगा मैं उसको बोलूंगा क्या, लेट मेटाफेज। यहाँ पे अर्ली मेटाफेज के लिए एक वर्ड यूज होता है ट्रांजिशन टू मेटाफेज। ट्रांजिशन का मतलब ये था मेटाफेज में एंट्री, मेटाफेज में घुसना, मेटाफेज में एंट्री, उसी को बोलते हैं अर्ली मेटाफेज, या फिर मोर करेक्टली बोलते हैं ट्रांजिशन टू मेटाफेज। और लेट मेटाफेज मतलब मेटाफेज में घुस चुकी है, इसका मतलब ये है। मैं बता दूं बच्चों, जो एक कैरियोकाइनेसिस है, कैरियोकाइनेसिस में आप जानते हो ये पूरे का पूरा एम फेज 1 घंटे के अंदर हो जाता है ह्यूमन के अंदर, जो ह्यूमन की नॉर्मल सेल है, मतलब सबसे कम टाइम लेता है एम फेज। उसमें भी एम फेज में, एम फेज में जो अलग अलग आप 4 स्टेजेस कैरियोकाइनेसिस में बता रहे हो, प्रोफेज इज लॉन्गेस्ट एंड एनाफेज इज शॉर्टेस्ट। क्या बोला? प्रोफेज इज लॉन्गेस्ट एंड एनाफेज इज शॉर्टेस्ट। तो आप यहां पे लिख लो लॉन्गेस्ट फेज ऑफ एम फेज, ठीक। और यहां पे क्या बोलोगे, शॉर्टेस्ट फेज ऑफ एम फेज।
ये स्क्रीनशॉट ले लो। ये नोट्स में आपको कहाँ ऐड करना है मैं बता देता हूँ। ये अभी आपने जहां पर चार्ट बनाया था ना, अभी जहां आपने चार्ट बनाया था, तो उस चार्ट में ये पॉइंट आप ऐड कर देना। प्रोफेज इज लॉन्गेस्ट फेज ऑफ एम्फेज व्हाइल एनाफेज इज शॉर्टेस्ट फेज ऑफ एम्फेज। क्लियर? चलिए अब हम लोग आते हैं एकदम एक एक करके एक एक स्टेप को पढ़ेंगे। पहले अर्ली प्रोफेज पढ़ेंगे, उसके बाद लेट प्रोफेज पढ़ेंगे, उसके बाद प्रो मेटाफेज, मोर करेक्टली इसको क्या बोलना चाहिए, ट्रांजिशन टू मेटाफेज। फिर पढ़ेंगे मेटाफेज जिसको आप लेट मेटाफेज भी कह सकते हो, और तब पढ़ेंगे एनाफेज, तब पढ़ेंगे टीलोफेज, और यहाँ पे जाके हमारा कैरियोकाइनेसिस समाप्त हो जाएगा। मैं एक एक डायग्राम का लेवल, थ्योरी आसान रहता, लिखाना मुश्किल है और लिखना मुश्किल है, लेकिन मैं डायग्राम की सारी बातें आपके स्क्रीन पर लाऊंगा। और थ्योरी आपका नोट्स जो मैंने दिया परफेक्टली उसमें लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत करेक्शन है वो मैं आपको बता दूंगा कहाँ करेक्शन है। बस आप ध्यान देना मैं कब क्या बना रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। आपको ये ध्यान देना पड़ेगा मैं कब क्या बना रहा हूँ। और अगर आपने ध्यान दे दिया डायग्राम बना देगा तो आपके दिमाग में डायग्राम घुस जाएगा। और मैं वादा करता हूं आज नहीं कल रात में सबके सपने में सेल डिवीजन आएगा। कल रात को, कल जब ये साइटोकाइनेसिस तक कंप्लीट कर दूंगा, आपके सपने में सेल डिवाइड करता हुआ दिखेगा, मेरा वादा है। अगर आप कंसंट्रेट होकर भी सुन लिए। और मैं जिस भी बैच में सेल डिवीजन पढ़ाया हूं, उस बैच के 95% बच्चों के सपने में अगले दिन सेल डिवीजन आया है। उसका कारण क्या है, मैं फील करा दूंगा आपको, फील करा दूंगा। फील सेल डिवाइड होता हुआ आपको दिखेगा, एकदम आंखों के बंद होने के बाद आंखों के सामने सेल डिवाइड होता हुआ आपको दिखेगा। लेकिन उसके लिए बस कंसंट्रेट करना, पूरा खेल कंसंट्रेशन का, ठीक है। चलो मैं अर्ली मेटाफेज के दौरान की डायग्राम बनाने जा रहा हूं, और मैं बताऊं बच्चों, ये देखिए सेल मेम्ब्रेन। अब भाई देखो सेल वॉल मैं नहीं दिखाऊंगा। सेल वॉल क्यों नहीं दिखाऊंगा, मैं एनिमल सेल मान के पढ़ा रहा हूं। अगर प्लांट सेल होगा तो आप बाहर सेल वॉल दिखा सकते हो, वो कब टूटेगा वो सब आपको पता है। अभी मैं अब क्या कर रहा हूँ, वो हो गया G1 हो गया, S हो गया, G2 हो गया, ठीक है। अब मैं क्या दिखा रहा हूँ कि अर्ली प्रोफेज की बातें हैं। ये लीजिए, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। अब मैं यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन ये सब नहीं दिखाऊंगा, ये मतलब सेल मेम्ब्रेन बाइलिपिड होता है वो नहीं, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये सेल मेम्ब्रेन, चलिए लेवलिंग कर दूंगा मैं एक एक करके। ये सेल मेम्ब्रेन, सीएम का मतलब क्या है यहाँ, सेल मेम्ब्रेन, आपको शॉर्ट समझना पड़ेगा, ठीक है। उसके अंदर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली होता है। ये है न्यूक्लियस भाई, ठीक है, ये है न्यूक्लियस, ठीक है। ये देखो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है और ये न्यूक्लियस कहला रहा है, ठीक है। और मैं लेबलिंग भी कर देता हूँ, क्या है, न्यूक्लियस है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब आपको पता है कि इसी के अंदर वो धागा आपको दिख रहा होगा, लेकिन वो धागा ये लो ऐसे, क्या ऐसा एक धागा दिख रहा होगा, जवाब है नहीं, ऐसे कई सारे धागे दिख रहे होंगे। ऐसे एक नहीं कई सारे धागे दिख रहे होंगे। मैं बता दूं बच्चों, अर्ली प्रोफेज के दौरान वो सारे धागे ऐसे उलझे हुए थे, और ऐसे एक नहीं 46 धागे थे। और मैं अगर मोर करेक्टली दिखाना चाहूं तो दो एक जैसा धागा होगा, यानी कि 23 धागा अलग अलग कलर से मैं दिखा सकता हूं, डबल डबल। अगर ये सेल, मैंने माना कि स्टार्टिंग में ये सेल डिप्लॉयड है, और डिप्लॉयड मैं ह्यूमन का सेल लेके चल रहा हूँ, डिप्लॉयड इज इक्वल टू 46। अब आप बोलोगे सर 46 क्रोमोसोम तो यहाँ नहीं है, मैं कह रहा हूँ 2n इज इक्वल टू 46, मोर करेक्टली यहाँ क्रोमेटीन है, मोर करेक्टली यहाँ क्रोमेटीन है। मैं लाल धागे से दिखा रहा हूँ, एक धागा ये, एक धागा ये, ठीक है। एक ब्लू कलर से भी दिखा देता हूँ, देखो एक धागा ये और एक धागा ये, ऐसे ऐसे 46 धागे होंगे। मैंने 4 ही दिखाया, लेकिन ऐसे ऐसे 46 धागे होंगे। और जो भी क्रोमोसोम सेट क्रोमोसोम होगा, उसके लास्ट में आपको न्यूक्लियोलस भी दिख रहा होगा। सपोज करो ये न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियोलस आपको यह अभी दिख रहा है, ये न्यूक्लियोलस है। इसके अलावा अंदर में क्या है, तो ये पूरा न्यूक्लियोप्लाज्म है, आपको पता है ये पूरा न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अलावा बाहर आपको क्या दिखेगा, तो बाहर आपको ये रहा क्लोरोप्लास्ट, लीजिए डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली, ये क्लोरोप्लास्ट है। इसके अलावा आपको क्या दिखेगा, माइटोकॉन्ड्रिया दिखेगा, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, ये रहा आपका माइटो, ये रहा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। इसके अलावा आपको क्या दिखेगा, तो ये रहा आपका इससे जुड़ा हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखेगा। इसके सामने आपको क्या दिखेगा बच्चों, गोल्जी बॉडी दिखेगा। और गोल्जी बॉडी के सामने आपको क्या दिखेगा, मैं बता दूं बच्चों, लाइसोसोम दिखेगा।
इसके अलावा आपको यहाँ पे राइबोसोम भी दिखेगा, सब कुछ दिखेगा। मैं सबका लेवलिंग कर देता हूँ एक एक करके, मैं लेवलिंग कर देता हूँ, ठीक है। ये लो, ये क्या है भैया, क्लोरोप्लास्ट है। ये क्या है भैया, माइटोकॉन्ड्रिया है। ये क्या है भैया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये क्या है भैया, गोल्जी बॉडी है। और ये क्या है भैया लास्ट में, ये आपका लाइसोसोम है। एवरीथिंग दिखेगा अभी आपको। और ये पूरा क्या है, मैं बता दूं बच्चों, ये जो पूरा आप देख रहे हो, दिस वन इज द साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म है। और ये लो, ये मैं दिखा देता हूँ कि ये क्या भैया, ये साइटोप्लाज्म है, जबकि ये क्या है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। अरे यार, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। चलो सबका लेवलिंग कर देता हूँ खटाखट जल्दी। ये क्या है, लाइसोसोम, मैंने कहा ना ये लाइसोसोम है। मैंने कहा कि ये क्या भैया, तो मैंने कहा ये गोल्जी बॉडी है। ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये क्या है, अगर प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट, अगर प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट। चलो मैं इसको हटा देता हूँ, बोलोगे सारा एनिमल सेल दिखा रहे हो तो इसको हटाओ। चलो आप समझ गए, होगा तो होगा क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया है। और ये क्या है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। और ये क्या है, ये साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म। और इधर आते हैं, इसकी बातें करते हैं। ये क्या है, पूरा का पूरा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस। और उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म। ये क्या है बच्चों, ये न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस है। और ये क्या है बच्चों, ये पूरा, ये पूरा क्या है, इसको आप बोलोगे क्रोमेटीन। ये पूरा क्या है, क्रोमेटीन है, क्रोमेटीन है। लेकिन आप कहोगे इच क्रोमेटीन, ब्रैकेट में लिख लेना, इच क्रोमेटीन हैविंग हैविंग डबल डीएनए, डबल डीएनए। अरे क्यों, क्योंकि एस फेज हो चुका है, तब आप प्रोफेज पढ़ रहे हो, अर्ली प्रोफेज में हो गया। अर्ली वर्ड अंडरलाइन करो। अर्ली प्रोफेज में आपको क्या दिख रहा है, सारे सेल ऑर्गेनली अभी हैं। सुना मेरी बात, अभी अर्ली प्रोफेज खत्म नहीं हुआ है, अभी सारे सेल ऑर्गेनली आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म सेपरेटली सब कुछ दिख रहा है। अब मैंने आपसे क्या कहा कि बच्चों, चूंकि ये अर्ली प्रोफेज, आप देखो मैं डायग्राम को मॉडिफाई कर रहा हूं, ध्यान से देखना। मैंने कहा अर्ली प्रोफेज है, तो अर्ली प्रोफेज में होगा क्या। अब आप ये थोड़ी बोलोगे कि सर यहाँ पे डीएनए डबल लगा, वो तो स्टेज में चुका है। अब सुनो अर्ली प्रोफेज में होने का क्या होता है। ये जो क्रोमेटीन आप देख रहे हो ना, इसका कंडेंसेशन स्टार्ट होता है। सुनना मेरी बात से, ये जो क्रोमेटीन देख रहे हो, इसका कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। और जितने भी सेल ऑर्गेनली हैं वो सब डिसइंटीग्रेट होने लगते हैं। अब आपको दिखेंगे टूटते हुए, दिख रहे हैं क्या, सारे सेल ऑर्गेनली आपको टूटते हुए दिखेंगे। लेकिन यहां टूटना स्टार्ट होएगा और लगभग लगभग टूट जाएगा जाके लेट प्रोफेज। तो लेट प्रोफेज के अंत में जब आप माइक्रोस्कोप में सेल को देखोगे तो आपको कोई भी सेल ऑर्गेनली नहीं दिखेगा। तो अभी तो बस टूटना स्टार्ट हुआ है, एक बात ये कि अभी टूटना स्टार्ट हुआ है। दूसरा, सेल ऑर्गेनली सारे टूट रहे हैं, न्यूक्लियोलस तक डिसअपियर हो जाएगा और क्रोमेटीन का कंडेंसेशन चल रहा होगा। क्रोमेटीन कंडेंस्ड होकर क्या बनेंगे, क्रोमेटिड बनेंगे। तो अभी के दौरान बेटर ये होगा कि अभी मैं इसमें ज्यादा तामझाम कुछ ना करूं, ये अर्ली प्रोफेज है। अर्ली प्रोफेज में मैं बस इतना बोलूंगा कि यहाँ पे क्रोमेटीन का कंडेंसेशन स्टार्ट हो चुका है, वो आपको दिखेगा नहीं, स्टार्ट हो चुका है। सेल ऑर्गेनली डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो चुके। तो ये आपको क्लियरली कब दिखेगा, तो ये आपको दिखेगा लेट प्रोफेज में। तो मैं लेट प्रोफेज का डायग्राम दोबारा क्यों बनाऊं, मैं क्यों ना इसी डायग्राम को यहाँ लेट करूं और सारी एक्टिविटी कर दूं। इसका स्क्रीनशॉट लो, अर्ली प्रोफेज खत्म हुआ क्या, यहाँ कुछ नहीं हुआ, बस कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ है, दिख नहीं रहा है। अब दिखेगा कैसे, अब दिखाऊंगा, अब दिखाऊंगा। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इसको कर रहा हूँ लेट प्रोफेज, मैंने इसको कर दिया ये लेट प्रोफेज। अब बताता हूं लेट प्रोफेज में क्या दिखेगा। जब आप माइक्रोस्कोप में सेल देखोगे तो अब आप ये टूटता हुआ देखोगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी टूट रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक टूट रहा है,
टूट रहा है, ये देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक टूट रहा है। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया को आप डिसअपियर होता हुआ नहीं दिखाओगे। क्यों नहीं दिखाओगे? माइटोकॉन्ड्रिया प्रोफेज में दिखती है, सुनना मेरी बात। और न्यूक्लियोलस को क्या कर दोगे? डिसअपियर होता हुआ दिखा दोगे। और अब इस क्रोमेटिन को क्या कर दोगे? मोटा कर दोगे। कंडेंस हो रहा है ना, इस टाइप से डबल क्रोमेटिड दिखाओगे, ठीक है। इस वाले का भी डबल क्रोमेटिड दिखाओगे, ठीक है। और ब्लू वाले का भी डबल क्रोमेटिड दिखाओगे, इस टाइप से, इस टाइप से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नाम करूंगा चेंज, अब मैं नाम करूंगा चेंज, सारे लेवलिंग का नाम चेंज करूंगा, ठीक है। और वो कैसे, तो देखना, ध्यान से देखना। हुआ क्या देखना, लेट प्रोफेज में अब मैं कह रहा हूं कि ये क्रोमेटिन नहीं है, अब आप इसको बोलोगे ये कंडेंस्ड क्रोमेटिन है। क्या बोलोगे? यह कंडेंस्ड क्रोमेटिन है। और मैं बता दूं बच्चों, आप इसके नीचे लिखोगे, बकायदा लिखोगे, टू क्रोमेटिड। क्रोमेटिड दिख रहा है, सुनना मेरी बात, टू क्रोमेटिड अटैच्ड एट, दोनों जुड़ा हुआ है, अटैच्ड एट सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर भी आपको दिखेंगे, लो सेंट्रोमियर भी अटैच्ड एट सेंट्रोमियर, बट विदाउट काइनेटोकोर, विदाउट काइनेटोकोर, काइनेटोकोर यहां पे नहीं है। अगला, ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल क्या हो रहे हैं? डिसअपियर हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे इस सब में लाइसोसोम में क्या लगा दूंगा आगे वर्ड? डिसइंटीग्रेटिंग। क्या वर्ड लगा दूंगा मैं यहाँ पे? डिसइंटीग्रेटिंग। डिसइंटीग्रेट मतलब क्या? टूटना। डिसइंटीग्रेटिंग लाइसोसोम, या डीजेनरेटिंग भी बोल सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे डीजेनरेटिंग, वही डीजेनरेटिंग गोल्जी बॉडी, डीजेनरेटिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस आप इसको क्या बोलोगे? डीजेनरेटिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलोगे? डीजेनरेटिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियोलस में तो कोई मेम्ब्रेन होता नहीं है, तो उसके आगे क्या वर्ड लगाओगे? डिसअपियरिंग न्यूक्लियोलस। डिसअपियर, धीरे धीरे खत्म हो रहा है, डिसअपियरिंग न्यूक्लियोलस। सेल मेम्ब्रेन में कुछ नहीं होता, सेल मेम्ब्रेन में कुछ नहीं होता। अब आप यहाँ पे एक बात क्या लिखोगे? न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म गेटिंग मिक्स्ड, गेटिंग मिक्स्ड। बोलो, यहां तक सभी को क्लियर है? न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म मिक्स हो जाएगा अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाएगी तो। बच्चा बोलता है, अरे मास्टर ये सब हो काहे रहा है, ये समझाओ मुझे। होता है ये बात तो मुझे पता है, हो काहे रहा है ये समझाओ। आज तक आपको कोई नहीं समझा होगा ये क्यों होता है। मैं सच बता रहा हूं, लोग वहां पढ़ के पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि प्रोफेज में ये सारा सेल मेम्ब्रेन क्यों टूटता है। उनको ये नहीं पता कि क्रोमोसोम कंडेंस्ड क्यों होता है। ये तो फिर भी हर बहुत सारे टीचर बता देंगे कि कंडेंस्ड क्यों होता है। वो चाहते हैं क्रोमोसोम बने और क्रोमोसोम का सेपरेशन हो। मैं बताऊं बच्चों, सारा चक्कर ना न्यूक्लियस को डिवाइड करने का। अब आप बोलोगे सर न्यूक्लियस को डिवाइड करना है तो न्यूक्लियस को तोड़ क्यों रहे हो? तोड़ेंगे। आप एक बात समझो, एक ऐसा घर बना हुआ है पहले से, जिसमें पापा मम्मी और उसके छोटे 3-4 बच्चे रह सकते हैं। सुनना मेरी बात, गौर से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। एक ऐसा घर बना हुआ है जिसमें पापा मम्मी और उसके छोटे 3-4 बच्चे रह सकते हैं। जब उसके मान लो 2 बेटा हुआ है और 1 बेटी हुआ है, समाज के अनुसार, जो अभी करंट समाज है उस समाज के अनुसार तो बेटी को शादी करके किसी दूसरे घर में भेज दिया जाएगा और वो दोनों बेटा उसी घर का होगा, ठीक है। तो उस दोनों बेटे को, अब वो दोनों बेटा जब शादी के लायक हो जाएगा तो उस दोनों बेटे को वैसा ही घर चाहिए कि नहीं जैसा उसके पापा मम्मी अपने 3 बच्चे के साथ रह रहे थे? यस और नो, हाथ खड़ा करो, चाहिए कि नहीं? कम से कम पापा मम्मी का एक पर्सनल रूम होना चाहिए। अब 2 भाई है, 1 बहन है, एटलीस्ट तीनों को एक एक रूम होना चाहिए। अगर जेंडर अलग अलग तो एटलीस्ट 2 रूम तो जरूर होना चाहिए, जिसमें एक लड़की रहे, जिसमें 2 में दोनों भाई रह ले। हालांकि आज रह नहीं पाते एक साथ, तो 3 रूम बच्चे के लिए, 1 रूम माँ बाप को मिला के, एटलीस्ट बोला है मैंने। तो ये 4 रूम, 1 किचन, 1 डाइनिंग रूम, इतना तो एटलीस्ट होना चाहिए। लेकिन हाँ, मान लो कि घर में जगह है, बाउंड्री घर की बहुत बड़ी है, लेकिन कमरा इतना ही था, 4 कमरा था, 1 किचन था और 1 डाइनिंग रूम था। अब बेटी का तो ब्याह हो गया, निकल गई। अब इन दोनों बेटे को अगर ऐसा ही घर चाहिए एज इट इज,
तो बताओ उसी बने हुए घर में क्या बंटवारा हो सकता है? इक्वली, इक्वली क्या उसी बने हुए घर में बंटवारा हो सकता है इक्वली? यस और नो? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। वैसा बनाना पड़ेगा दो गो एज इट इज। तो उसके लिए पहले आप क्या करोगे? जाके बाहर का बाउंड्री तोड़ दोगे, है ना? जो बाउंड्री बनवाए थे, अपने घर के बाहर का बाउंड्री तोड़ दोगे जाके? नहीं तोड़ोगे। जो करना है उस बाउंड्री के अंदर ही करना है, वही प्लॉट आपका है। तो सेल मेम्ब्रेन को यहाँ कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना। सेल मेम्ब्रेन को यहाँ कुछ नहीं होगा, बाउंड्री कभी टूटेगा नहीं, याद रख लेना। भले 20 से एक बाउंड्री दे देंगे घर बनने के बाद। तो पहले तो क्या करो, अगर दोनों भाई को इक्वल बंटवारा करना है तो पहले पुराने बने हुए घर को तोड़ो, क्योंकि दोनों का शर्त है मुझे एज इट इज चाहिए, इक्वल बंटवारा होना चाहिए, इक्वल। तो इक्वल तो बनाया हुआ नहीं था पहले से ना, इक्वल बना। 3 रूम था, सोचो ना, 3 रूम और एक माँ बाप के लिए 4 रूम, किचन एक ही था भाई, चक्कर पड़ रहा है ना यार। तो अब आप क्या करो, दोनों को अगर 4-4 रूम और 2-2 एक एक किचन, एक एक डाइनिंग रूम चाहिए तो घर को तोड़ो, और तोड़ने के बाद जितना मटेरियल बचा उतना मटेरियल और मंगवाओ बाहर से, अपने बाउंड्री के गेट से अंदर घुसवाओ। एंडोसाइडोसिस, एंडोसाइडोसिस में भी पीनो और फेगो, अंदर घुसवाओ बाउंड्री से अपने प्लॉट में। और आधा सामान जो आधा, अभी मकान तोड़े ना तो आधा मटेरियल तो उसी से निकल जाएगा। एटलीस्ट ईटा, रॉड, ये सब तो काम आ ही जाएगा ना, ये सब तो काम आ ही जाएगा ना दोबारा यार, तोड़े हो तो। ईटा, रॉड वगैरह, खिड़की वगैरह सब तो काम आ ही जाएगा दोबारा बनाने में। तो वो सब अब क्या फेंक दोगे बाहर? नहीं, तोड़वा के बाउंड्री के अंदर में ही कहीं पे साइड में रखो, और उतना मटेरियल और मंगवाओ बाहर से, ताकि एक घर और, मतलब सेम घर बन जाए एक और। सारा मटेरियल एक जगह कलेक्ट हो गया। अब क्या करो, स्टार्टिंग से घर बनाओ बाउंड्री के अंदर ही। अब क्या करो, स्टार्टिंग से उसी बाउंड्री के अंदर एक कोने में एक घर और एक कोने में एक घर, सेम वैसा जैसा पहले था। जब बन जाए तो फिर बीचों बीच जगह छोड़े ही होगे, बीचों बीच बाउंड्री दे देना और बोलना एक का इधर हो गया और एक का इधर हो गया। समझ में आया मैंने क्या बोला? सीन क्या समझ में आया? सीन क्या समझ में आया? दोनों भाई को इक्वल बंटवारा करना है, लेकिन घर जो बना है उस घर में इक्वल बंटवारा कैसे होगा? उसमें तो एक परिवार के रहने लायक घर था ना। अब अगर 1 से 2 सेल बनाना है, जेनेटिक मटेरियल का इक्वल बंटवारा करना है, पेरेंट में अगर डिप्लॉयड था तो दोनों डॉटर सेल में डिप्लॉयड होना चाहिए। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, जेनेटिक मटेरियल को, कंटेंट को डबल करना पड़ेगा, बाउंड्रीज के अंदर मंगवाए घर का सारा सामान बनाने के लिए। लेकिन सिर्फ सामान मंगवा लेने से नहीं ना होगा, पहले का सारा कुछ तोड़िए। तो आपने क्या किया, सारे सेल ऑर्गेनिल तोड़ दिए। और तोड़े क्यों पता है? क्रोमोजोम जो ऐसे बनेगा ना, ऐसे जो क्रोमोजोम बनेगा ना डबल क्रोमेटिड स्टेज में, ऐसे 46 क्रोमोजोम जब बनेंगे तो 20 से तोड़ेंगे, और तोड़ने के लिए सबको एक प्लेन पे लाके अरेंज करना है। मेटाफेज में ऐसा होगा, अभी सबको एक प्लेन में लाके अरेंज करना है। उसके बाद तोड़ेंगे बराबरी से, और तोड़ने के बाद आधा उधर और आधा इधर। तो सबसे पहले तो जेनेटिक मटेरियल का बंटवारा हो जाएगा, जेनेटिक मटेरियल का बंटवारा। और इसी चीज को तोड़ने के लिए, सुनना मेरी बात, इसी चीज को तोड़ने के लिए स्पिंडल फाइबर का अरेंजमेंट होना जरूरी है। सुनना मेरी बात, स्पिंडल फाइबर का अरेंज होना जरूरी है, जो बना होता है माइक्रोट्यूब्यूल का। और माइक्रोट्यूब्यूल के लिए ट्यूबुलिन प्रोटीन चाहिए, जो बन गया था G2 में। अर्ली प्रोफेज से ही, सुनना मेरी बात, अर्ली प्रोफेज से ही, अर्ली प्रोफेज से ही माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट होने की कोशिश चलने लगती है। कैसे? मैंने कहा था एस फेज में सेंट्रियोल डबल हो गए थे, याद करो। अगर ये सेंट्रियोल था तो सेंट्रियोल डबल हो गए थे, याद आया? सेंट्रियोल डबल हो गए थे, एस फेज में ही ऐसा हुआ था। लेकिन जब अर्ली प्रोफेज आया तो इस सेंट्रियोल के बीच बीच से माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट स्टार्ट हुआ, और ये माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट दोनों सेंट्रियोल को अपोजिट पोल पे पुश करने लगा। तुम इधर जाओ और तुम इधर आ जाओ। ये है माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट। ये क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल है। सुनना मेरी बात ध्यान से, डायग्राम सारा नोट्स में है। ये माइक्रोट्यूब्यूल है जो अपोजिट पोल पे सेंट्रियोल पेयर को, यह एक सेंट्रियोल पेयर है और ये दूसरा सेंट्रियोल पेयर है, सेंट्रियोल पेयर को अर्ली फेज से ही, अर्ली प्रोफेज से ही पुश कर रहा है। और जब लेट प्रोफेज में आप आओगे तो आपको ये सेंट्रियोल पेयर इस किनारे पे पहुंचता हुआ दिख जाएगा, और ये सेंट्रियोल पेयर इस किनारे पे पहुंचा हुआ दिख जाएगा। क्योंकि इस सबको धक्का मारा है वही कौन? माइक्रोट्यूब्यूल। इस बीच में आपको पूरा का पूरा माइक्रोट्यूब्यूल ऐसे दिख रहा होगा, ऐसा ऐसा, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल ने ही ना धक्का मारा है यार। अब बोलोगे सर इधर कैसे आ गया? वो माइक्रोट्यूब्यूल इधर से धक्का मार के लाया और फिर वो माइक्रोट्यूब्यूल इधर भी आके अरेंज होगा।
क्यों होगा अभी आपको समझाऊंगा। इधर भी आके अरेंज होने लगेगा, मतलब ये एरिया जहाँ पे सेंट्रियोल है ना, सेंट्रियोल पेयर अपोजिट पोल पे, वहां से और भी कई सारे माइक्रोट्यूबुल निकलने लगेंगे। और पता है ये माइक्रोट्यूबुल क्यों निकल रहे हैं, इसको क्रोमोसोम से जाके अटैच होना है और क्रोमोसोम को खींचना है। अब बताओ, अगर आप चाहते हो कि क्रोमोसोम को खींच के एकदम इक्वली तोड़ दिया जाए, तो उसके लिए पहले तो सारे क्रोमोसोम को एक प्लेन में लाके अरेंज करो, तो वो तो तभी होगा जब आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तोड़ोगे। उसके बाद खींचने के लिए स्पिंडल फाइबर लगाना जरूरी है, वही रस्सा है, और किनारे दोनों पोल से लगाओगे रस्सा। उसके लिए बीच में जितना भी सेल ऑर्गेनल है सबको तोड़ ताड़ के, मटेरियल बाहर फेंक मत देना, सबको तोड़ ताड़ के उसी के अंदर सारा मटेरियल जमा करके रखो, दोबारा बना भी लेंगे। इसीलिए ये सारा तामझाम हुआ है। प्रोफेज के दौरान सब कुछ टूट जाता है और क्रोमोसोम बनता है। क्रोमोसोम में अभी डबल क्रोमेटिक कंडीशन आया, लेकिन काइनेटोकोर अभी नहीं आया। यहाँ पे केवल क्रोमोसोम का कंडेंसेशन हुआ है, यह एक पॉजिटिव काम है, बाकी तो निगेटिव ही हुआ है। हाँ, एक पॉजिटिव काम यह भी है कि माइक्रोट्यूब्यूल बना है। माइक्रोट्यूब्यूल से क्या, स्पिंडल फाइबर, आप इसको माइक्रोट्यूब्यूल नहीं, इसको आप स्पिंडल फाइबर बोलोगे। स्पिंडल फाइबर बना है, और ये स्पिंडल फाइबर क्या करेगा, तो ये करेगा ये, पहले बात तो पहले क्या किया स्पिंडल फाइबर, दोनों सेंट्रल पेयर को अपोजिट पोल पे फेंक दिया, पुश कर दिया, और अब क्या करेगा, मेटाफेज में जाके उससे अटैच होगा काइनेटोकोर से, जब काइनेटोकोर आ जाएगी तब। तो कुल मिला के अगर मैं बोलना चाहूं मोटा मोटी तौर पे कि लेट प्रोफेज में और अर्ली प्रोफेज में क्या हुआ है, तो सुन लो एक बार, जल्दी से सुन लो, 6 मिनट हमारे पास, जल्दी से सुन लो। मैं अगर मोटा मोटी तौर पे बात करूं कि अर्ली प्रोफेज में क्या हुआ है, भैया अर्ली प्रोफेज में सेंट्रियोल पेयर को अपोजिट पोल पे फेंका गया है, सारे मेम्ब्रेन का डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी पूरा नहीं टूटा है, पूरा नहीं टूटा है, ठीक है। इवन लेट प्रोफेज में भी अभी पूरा नहीं टूटा है। मैं बता दूं बच्चों, जैसे पूरा टूटा हुआ आपको दिख जाएगा सेल मेम्ब्रेन के अंदर, आप कह देना मेटाफेज आ गया है, सुनना मेरी बात, जैसे पूरा टूटा हुआ दिख जाएगा तो आप कह देना सेल मेटाफेज में घुस चुकी है। लेकिन जब तक आपको थोड़ा बहुत भी दिख रहा होगा, सेल मेम्ब्रेन का थोड़ा, ये अदर सेल ऑर्गेनेली का थोड़ा बहुत भी स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, खास करके लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो आप ये नहीं कहोगे कि अभी वो मेटाफेज में चला गया, आप ये बोलोगे मेटाफेज में जा रही है। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ, सुनना एनसीईआरटी की लाइन, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंडिकेट्स द सेकंड फेज ऑफ माइटोसिस, दैट इज मेटाफेज। सेकंड फेज वही है ना, माइटोसिस में अगर हम कैरियोकाइनेसिस की बात करेंगे तो सेकंड फेज तो मेटाफेज ही है ना। तो अगर कंप्लीटली टूट गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तब आप कह देना कि मेटाफेज में अब तो आ चुकी है, मतलब ये ट्रांजिशन टू मेटाफेज है, मतलब अभी जस्ट एंट्री की है। अभी अब मेटाफेज में क्या क्या होगा वो हम पढ़ेंगे। तो अर्ली प्रोफेज में हुआ यही है कि क्रोमोसोम का कंडेंसेशन, यानी कि क्रोमेटिन का कंडेंसेशन बोलो, वो स्टार्ट हो गया है, सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे जा रहे हैं, ये मुद्दे की बात है। लेट प्रोफेज में आप जब लेट प्रोफेज के अंत में, सुनना, लेट प्रोफेज के अंत में सेल को देखोगे माइक्रोस्कोप के अंदर, तो आपको सारे सेल ऑर्गेनली लगभग लगभग टूटे हुए दिखेंगे, नहीं दिखेंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगा। साइटोप्लाज्म में अगर डिप्लॉयड सेल है तो 46 क्रोमोसोम डबल क्रोमेटिड स्टेज में, डबल क्रोमेटिड स्टेज में, क्योंकि डबल डीएनए था, डबल क्रोमेटिड स्टेज में सेंट्रोमियर पर जुड़े हुए दिखेंगे, डबल क्रोमेटिड स्टेज में सेंट्रोमियर पर जुड़े हुए दिखेंगे, अभी काइनेटोकोर नहीं है। ये लेट प्रोफेज का सीन है। अब आएगा ट्रांजिशन टू मेटाफेज। लेट प्रोफेज में क्या क्या हुआ, ये बात अगर सबको समझ में आ गया तो हाथ खड़ा करो जल्दी। चलो अगर किसी को कोई डाउट है प्रोफेज में तो पूछ लो, मेटाफेज का मत पूछ लेना, एनाफेज का मत पूछ लेना, आगे क्या होगा, यहाँ क्या हुआ इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो, यहाँ क्या हुआ इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो। शिवानंद? नो सर। अभिषेक? नो। हर्ष? ये सर डाउट ये है, हाँ। अगर सारे कुछ टूट जाएंगे, आवाज तो तुम्हारा घर घर आ रहा है यार, तुम्हारा आवाज घर घर आ रहा है। सर अगर सारा कुछ टूट जाएगा तो फिर उसका फूडिंग यानी कि एनर्जी वगैरह कैसे आएगा? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं अब तोड़ा तो गया इसलिए तो बोल रहे हैं।
एनर्जी वहां से मिलेगा। सर उसके बाद वेस्ट वगैरह भी तो। पहले मेरी बात सुनो, कितने देर में सब काम होता है पता है? मैंने क्या बोला, 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर ये सारा काम हो जाएगा ह्यूमन के अंदर। ह्यूमन की अगर नॉर्मल सेल हो तो एम फेज बहुत कम समय का होता है, बहुत कम समय का। और जहां तक बात रही मेन समस्या एनर्जी का ही आएगा, वो माइटोकॉन्ड्रिया दे देगा। अब तुम लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया को सबस्ट्रेट कहाँ से मिलेगा? अरे उतना को एनर्जी तब तक माइटोकॉन्ड्रिया दे देगा, उसके पास जितना एटीपी बनाया हुआ है ना, बनने की प्रोसेस चल रही है, उतना को एनर्जी तब तक दे देगा। और ये काम बहुत फास्ट होता है। ऐसा काम ऐसा नहीं है कि सेल को अटका के छोड़ दिए सरकारी काम की तरह, रोड तोड़ के साल भर छोड़ दिए हैं, बनेगा बनेगा बनेगा, ऐसा नहीं होता। यहाँ अगर डिवीजन में आ गया, यहाँ तक आ गया है, सारा काम तेजी में कराना है। अदरवाइज तो प्रोटीन बनाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आगे पैकेजिंग चलता है, गोल्जी बॉडी, लाइसोस, सबका अपना अपना काम है। अगर वो सब टूट जाएगा तो समझ रहे हो क्या होगा? ये सब काम जितने देर के लिए होता है उतने देर तक के लिए सेल अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। और मेन बात की उस टाइम माइटोकॉन्ड्रिया रखा गया है, बाकी न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म सब कुछ मिक्स हो गया है, और करना भी तो जरूरी है। अब तुम बोलोगे सर जिस टाइम घर बन रहा है घर तोड़ दिए, तो वो आदमी कहाँ रह रहे होंगे? सारे रेंट पे रह रहे होंगे। रेंट पे रह रहे हैं ना, इतना पैसा रखे हैं कि रेंट पे रह पाए, नहीं तो सड़क पे रह के मकान बनाते क्या? इतना पैसा रखे हैं तभी ना घर बंटवारा सोचे हैं कि रेंट पे रह के नया घर बनेगा। वही बात यहाँ पे है, सेल अपना इतना एनर्जी करेंसी रख लिया है कि डिवीजन के वक्त सेल मर नहीं जाए। क्लियर? यस एक और डाउट है। हाँ और बोलो। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म जब मिक्स हो जाएगा तो बाद में वो दोनों का सेपरेशन कैसे होगा? होगा होगा, अभी रुको ना, वो टीलोफेज में होगा, अभी चिंता क्या कर रहे हो, टीलोफेज में होगा। और कुछ? नो सर अब नहीं। चलो अब मिलते हैं मेटाफेज नए मीटिंग में, ठीक है? इसको जल्दी से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मिलते हैं नए मीटिंग में।